हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में जो है हम सल्तनत के बारे में जो है बात कर चुके हैं, और उसमें जो है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 था सल्तनत का। पार्ट 1 में जो है हम डिफरेंट डायनेस्टीज हमने देखी थी, शक्तिशाली से जो हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वोवल से हटा दो बीच में से, शक्तिशाली। ये था आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी मुगल्स, ठीक है। मुगल्स आते हैं। बाबर का जो लोधी हैं उसकी लड़ाई हुई थी, बाबर उसमें जीत गया था, तो बाबर ने जो है मुगल एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे। फिर हम इसको भजसा से याद रखते हैं, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमने सल्तनत के देखे थे। उसके बाद जो है हमने देखे थे कि पैरेलली जो है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं, कौन कौन सी डायनेस्टीज या रूलर जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो उसमें हमने सबसे बड़ा एक चंक देखा था मराठास का, ठीक है। मराठास हमने देखे थे, और इसी टाइम पीरियड में जो है यूरोपियंस भी आना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। यूरोपियन भी इंडिया का रूट जो है वो पकड़ चुके थे, हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे कि जो कॉलोनियल इरा था इंडिया के अंदर, उसके बारे में देखेंगे कि यूरोपियंस आए और उन्होंने इंडिया को जो है कॉलोनी कैसे बना लिया अपनी, और कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई ये सारी चीज़ें, तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी चल रही है, ओके। चलिए, तो किन किन क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे यहाँ पे? क्वेश्चंस के जवाब जो हमें मिलेंगे, सबसे पहला है कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। दूसरा है कि यूरोपियन पावर्स थी वो इंडिया में क्यों आई, और इंडिया मतलब कॉलोनियल पीरियड से पहले इंडिया का इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग थी वो किस प्रकार थी। और इसके अलावा है हाउ डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इम्पैक्ट कंट्री, और ब्रिटिश ने जब हमें कॉलोनी बना लिया तो उसने ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट किया इंडिया को, ठीक है। ये एक पेंटिंग दिखा रखी है जो कि ब्रिटानिया को एक ग्रीक पेंटर जो था रोमा करके, उसने 1778 में जो है उनको जो है ऑफर की थी। ईस्ट की एक पेंटिंग है। तो ये आपके अंग्रेज हैं, ये जो आपको दिखा रखा है ये आपकी ब्रिटानिया है ना, शी इज़ द क्वीन। तो ये ज्वेलरी वगैरह, ज्वेल्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, है ना। ये बेसिकली लाइन पे बैठी है, तो पावर को जो है ये दिखा रही है ना, और सबने बाव डाउन कर रखा है। ये जो है इनका रेस देखिए, है ना, कलर कॉम्प्लेक्शन में कितना इनको डिफरेंट दिखा रखा है। तो जो भी है इन्होंने नील डाउन कर रखा है ना, तो ये पावर डायनामिक्स को दिखा रही है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये मोटे तौर पे एक टाइमलाइन हम देख लेते हैं। 1440 यहाँ पे क्या चल रहा था, विजयनगरा चल रहा था ना, विजयनगरा चल रहा था, बहामनी चल रहा था इस टाइम पे, है ना। 1490 में क्या होता है, वास्को डी गामा आते हैं। ये कौन था, एक पुर्तगीज था, ठीक है, पुर्तगीज ट्रेडर था ये बेसिकली। तो 1498 में ये आता है। उसके बाद जो है 1560 में पुर्तगीज की फर्स्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है गोवा के अंदर। उसके बाद जो है 1612 टू 1619 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी तब तक। 1600 में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया की तरफ रवाना होती है क्वींस चार्टर के थ्रू, और वो अपने जो है बहुत सारी पोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट जो है सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था, मराठों के बारे में देखा था, और मराठाओं ने क्या किया था कि जो मुगल एम्पायर था उसकी जो पावर थी उसको जो है वीक कर दिया था, ठीक है। और मराठा जो है ब्रिटिश नहीं आए थे क्योंकि मुगल को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, फिर मराठा ही थे। उसके बाद मराठाओं से जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छीन लिया था। मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह जो है ओनली फैक्टर इंडिया बिकमिंग ज्वेल इन द क्राउन, ये हम इसका मीनिंग समझेंगे, ज्वेल इन द क्राउन का मतलब, ठीक है। चलो, क्योंकि हमारा इंडिया सोने की चिड़िया जैसे बोला जाता था, तो ब्रिटिश एम्पायर का जो है लार्जेस्ट कॉलोनी जो है वो इंडिया था। बहुत
धन लूट के यहाँ से ले गए हैं, इसीलिए ज्वेल बोल रहे हैं ये। चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलोनियलिज्म इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है द प्रैक्टिस वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर रीजन, establishing settlements there and imposing its political, economic and cultural system। कि एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे दूसरा कंट्री कोई आता है, उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है, और इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल तीनों तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ये कोई ऐसा रिसेंट का कोई फिनोमेना नहीं था जो हमें देखने को मिला 17th 18 19 सेंचुरी में। ये आपका जो है बहुत पहले से हम ट्रेस कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट मिलेनियम ऑफ BCE एंड फर्स्ट मिलेनियम ऑफ CE, कॉमन एरा। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपका -1000 से लेके फिर यहाँ पे क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से लेके 1000 कॉमन एरा, मतलब इतने साल, यानी कि बेसिकली 2000 सालों से ये सब चलता हुआ आ रहा था। हमने पहले भी देखा है कि इस प्रकार से होता था। हाँ, नाम शायद इसका अलग हो सकता है, क्योंकि ये तो लड़ाई हमेशा रही है ना, आधिपत्य की लड़ाई हमेशा रही है। रूलर्स आते हैं जो पावरफुल होते हैं, जो कमज़ोर टेरिटरी होती है, आते हैं उसको इन्वेड करते हैं। कुछ जो हैं पूरी तरह से उसको कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, कुछ जो हैं बेसिकली सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो एक दायरा अलग अलग लोगों का, अलग अलग रूलर्स का अलग अलग तरीके से रहा है, लेकिन आधिपत्य की लड़ाई हमेशा से रही है। रिसोर्सेज की तो बहुत ही रही है, हमेशा ही रही है। इसके अलावा कल्चर को, अपने कल्चर को स्ट्रेंथन करना, फैलाना, स्प्रेड करना, ये भी वेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ठीक है, ये फिर से एक टाइमलाइन दिखाई गई है। इसमें क्या है कि 74 में जो है फ्रेंच जो है उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की थी पौंडीचेरी में। उसके बाद 1741 में जो है डच जो है वो हार गए थे बैटल ऑफ कोलेशेल में 1740 में, और ये बेसिकली आपका त्रावणकोर के एक किंग थे, वर्मा करके, उन्होंने इनको हराया था। ओके, उसके बाद 46 से लेके 1763 तक कार्नेटिक वॉर हम देखेंगे, जो वैसे तो कार्नेटिक एक रीजन है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का अपर पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, कार्नेटिक एक रीजन था। लेकिन ये वॉर इनडायरेक्ट वॉर था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की लड़ाई चल रही थी यूरोप के अंदर। ठीक है, यूरोप के अंदर उनकी लड़ाई थी, क्योंकि वहाँ पे पड़ोसी थे ना ये, तो पड़ोसी पड़ोसी वहाँ पे लड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि इनके लोग जो हैं यहाँ पे भी आ रखे थे, तो इसीलिए यहाँ पे भी इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं किसी तीसरे कंट्री में जा रखे हैं, कनाडा में लगा लो या ऑस्ट्रेलिया में लगा लो, ठीक है, जा रखे हैं। और अगर यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का अगर वॉर हो जाती है, या चाइना और इंडिया का टसल हो जाता है, तो यहाँ पे जो लोग जा रखे हैं तो उनकी भी ठन जाते हैं ना, वो भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा था। एक्चुअली लड़ाई इनकी यूरोप में चल रही थी, लेकिन ये यहाँ पे भी अपनी दुश्मनियाँ निकाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद 1770 और 72 में हमने देखा बहुत भयंकर लेवल की फेमाइन यहाँ पे हुई थी, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मरे थे। उसके बाद हमने एंग्लो मराठा वार्स तो हमने देखे ही थे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग एंग्लो मराठा वार हुए थे, और थर्ड वाला जो है जो 18 में हुआ था, इसके बाद मराठा जो है वो ख़त्म हो गए थे, बेसिकली उस लेवल पे नहीं रहे थे, उनकी पावर जो है वो डिमोलिश हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1829 1833 ये हमने अपराइजिंग देखी थी। ये बेसिकली आपकी ट्राइबल, पीजेंट और मिडिल क्लास की, मतलब बहुत सारे हम अलग अलग देखेंगे, है ना, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह बहुत सारे अपराइजिंग होंगी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट भी। ठीक है, आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा उसमें हम देखेंगे। उसके बाद ये 1848-49 में सिख एम्पायर जो है उसका फॉल हो गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने पंजाब को भी एनेक्स कर लिया था। 57 में जो है हमने ग्रेट इंडियन रिबेलियन
इसको बोला है, अंग्रेज इसको सिपोई मुठनी बोलते थे। हम जो हैं, हम बेसिकली जो इंडियंस हैं, हम इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, सावरकर ने बुक भी लिखी थी इस पे। ओके, इसके बाद हम 58 में देखते हैं द ब्रिटिश क्राउन एंड्स द रूल। अच्छा, 58 में जैसे यहाँ पे फिर अपराइजिंग होती है, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं ये, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन होता है, इससे पहले क्या है, कंपनी का रूल चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। एक कंपनी हम पे रूल कर रही थी कि भैया कुछ 50, 100, 200 लोगों का जो एक जत्था है, कंपनी भरी हम पे इतना रूल कर रही थी। उसके बाद जो है, ये अपराइजिंग होने के बाद 58 में जो है क्राउन, बेसिकली ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसके अंडर डायरेक्टली जो है इंडिया आ गया था, ठीक है। और वहाँ से ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप का एक्सपेंशन हम देखेंगे 15 सेंचुरी ऑनवर्ड, ठीक है। और ये जो है विद इन फ्यू सेंचुरी जो ये एक्सपैंड कर गए थे लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। और हायर ग्रेड्स में हम देखेंगे, अभी तो नहीं, हायर ग्रेड्स में हम देखेंगे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब ने जो एस्टेब्लिश कर ली थी कॉलोनीज अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे पैसिफिक के आइलैंड्स थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉलोनीज बना ली थी अपनी, इस प्रकार से ऑल ओवर वर्ल्ड में ही आप बोल सकते हो, ठीक है। conquering large part of the those region of the world। अब जो इनका काम क्या था, ये कॉन्क्वेस्ट करते थे और मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, और उसके बाद ऑफ कोर्स मिलिट्री कैंपेन कर रहे तो बहुत सारे मैसेकर करते थे, और उसके बाद एनस्लेवमेंट करते थे। एनस्लेवमेंट का मतलब होता है कि जाओ वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन करो, लोगों को अपने कब्जे में लो और उनको स्लेव यानी कि दास बना लो अपने, ठीक है। तो ये उनका काम था ऑन 15th सेंचुरी ऑनवर्ड, ठीक है। और व्हाट impelled those nations to undertake such campaigns, क्यों कर रहे थे वो ऐसा, क्योंकि वहाँ यूरोप में जो है, ओके ये तो इंडिया है, तो यूरोप में बेसिकली आपका जो है नया नया उनका दौर चला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस एंड दैट वहाँ पे हो रहा था। तो वो कुछ ऐसे राजे रजवाड़े आप बोल सकते हो कि उनको लगा था कि अभी हमें यहाँ पे तो बहुत हो गया है ना, यूरोप के अंदर तो बहुत हो गया है, कुछ 5-7 कंट्री थे ये जिनको लग रहा था कि अभी हमें जो है बाहर की दुनिया, क्योंकि बेसिकली ट्रेड ही करना चाह रहे थे पहले तो ये, है ना। जो वो स्टोरी है कि अरब कंट्रीज ने जो है इनको, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप मान के चलो ये अरब हैं, ओके, एंड ये आप अफ्रीका मान लो, यहाँ पे यूरोप है, ठीक है। तो मोस्टली जो है यहाँ से ऐसे जाता था यूरोप में, स्पाइसेस वगैरह इनको बहुत चाहिए होते थे, है ना। फिर जब अरब्स ने जो है इनको स्पाइसेस भेजना बंद कर दिया, तो इनको लगा भैया हम कैसे रहेंगे स्पाइसेस के बिना, तो नहीं। तो फिर कुछ एक ये भी रीजन था कि इन्होंने जो है ढूंढना स्टार्ट किया कि भैया हम खुद ही देख लेते हैं कहाँ से लेके आ रहे हैं ये और क्या कुछ सीन है, ठीक है। और देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, कुछ रीजंस हो सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने दे रखे हैं वो हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था इनके बीच, ठीक है, किनके बीच, यूरोपियन पावर्स जो यहाँ पे 5-7 कंट्रीज थे, आपका ब्रिटिशर्स थे, नीदरलैंड वाले, डच थे, पुर्तगाल से थे, आपके स्पेन से थे, है ना। ये सब थे, इनके बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था कि भैया कौन कितना ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकता है और कितना ज़्यादा अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो बढ़ा सकता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी कब्जा करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इकोनॉमिक एडवांटेज तो इनको लेनी ही थी, ठीक है। एक्सेस टू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इनको मिल जाएगी, नए मार्केट मिल जाएंगे, नए ट्रेड रूट इनको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देख रहे थे कि भैया कहाँ प्लंडर कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ये इनका चल रहा था, ओके। और फिर जो इंडिजीनियस पीपल थे, पॉपुलेशन थी, इंडिजीनियस मतलब जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, उसको जो है क्रिश्चियनिटी में जो है ये तब्दील कर देंगे, ठीक है। ये भी एक पावरफुल मोटिवेशन था, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना, प्रोपोगेट करना, ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी रही है, तो ये भी ये करना चाह रहे थे, ये भी एक पावरफुल मोटिवेशन था अदर देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज दिस एंड दैट, ठीक है।
तो और इसके अलावा जो है इनके अंदर डिजायर थी भैया कि अननोन लैंड्स कहाँ कहाँ क्या क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और प्लेनेट की ज्योग्राफी जो है या फिर नेचुरल हिस्ट्री जो है उसकी नॉलेज को एक्यूमुलेट करना, यानी कि कुछ स्कॉलर टाइप के लोग भी थे जो ये करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये सब ये कर रहे थे, लेकिन जो लोगों को मतलब होता है ना, आपको पता है आप गलत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जी, लेकिन वो जो क्लेम क्या करते थे कि हमने क्यों किया है कॉलोनीज, हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ही हैं भगवान के सबसे प्रिय पुत्र, हमारे पास है पूरा दिमाग और हम ही हैं, वी आर इकलौते सिविलाइजेशन, हमसे ज़्यादा दिमाग किसी में नहीं है, ठीक है। वी आर द सिविलाइज्ड पीपल। और हम जो दूसरे लोग हैं जो कतई सैवेज हैं, प्रिमिटिव हैं, बारबेरिक हैं, उनको पता ही नहीं है क्या कुछ है, जंगलों में रहते हैं, हुला ला ला करते हैं, तो इनको ऐसा लगता था कि बाकी सब लोग ऐसे हैं, तो इसीलिए जो हैं ये सिविलाइजेशन मिशन पे चले हुए थे, ये बहाना देते थे ये, ठीक है। आप एक थ्योरी आपने सुनी होगी शायद, वाइट मैंस बर्डन करके, तो ये बोलते थे कि भैया ये बाकी जो दुनिया है ना, हम जो गोरे लोग हैं हम इतने सुपीरियर हैं, सिर्फ हमारे पास ही दिमाग है, हम इतने सिविलाइज्ड हैं कि बाकी जो दुनिया है ना, जो थोड़े से डार्कर रेस या कलर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं वो हम पे बर्डन है, और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनको भी सिविलाइज कर दें, ठीक है। ये इनकी थियोरी थी लोगों को लूटने के लिए, ओके। और रियलिटी जो थी वो क्या थी कि भैया जहाँ भी जाते थे उनके इंडिपेंडेंस छीन लेते थे, उनके जो रिसोर्सेज होते थे उनको एक्सप्लॉइट कर लेते थे, लूटना खसोटना ये करते थे, ठीक है। और उनके जितने भी ट्रेडिशनल वेज होते थे जीने के लिए उनको डिस्ट्रक्ट कर देते थे, ख़राब कर देते, ख़त्म कर देते थे, और अपना जो फॉरेन कल्चरल वैल्यूज़ थी इनकी उसको इम्पोजिशन करते थे, उसको ज़बरदस्ती जो लोगों पे थोपते थे, ये इनका काम था, ठीक है। हाँ, बाकी इसके अलावा जो है ये भी नहीं कह सकते कि कॉलोनियल एज जो है उसने कतई कुछ भी अच्छा नहीं किया। यस, डेफिनेटली इट ब्रोट द वर्ल्ड टुगेदर, और रैपिड ग्रोथ ऑफ हमें इकोनॉमीज और टेक्नोलॉजी की देखने को मिली है। और लेकिन जो भी हुआ, ये जो पॉजिटिव जो हुआ, इससे भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, जो कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी, ठीक है। बाकी जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे जिन पे रूल किया गया तो वो तो बेचारे हार्डशिप्स ही फेस कर रहे थे इमेंस लेवल की, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे कॉलोनीज जब इन्होंने बना ली थी, कॉलोनाइज्ड रीजन जो थे, धीरे जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्डअप होना जो वो स्टार्ट हो गया था, जो ये कॉलोनाइजर्स थे इनके अगेंस्ट में, और धीरे फिर ये इनका जो आधिपत्य था वो कम होना स्टार्ट हो गया मिड 20s तक, 20s का मतलब 91 से लेके और 2000 तक, ठीक है। तो ये कम होना स्टार्ट हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो मतलब बिल्कुल ही रैपिड लेवल पे डिकोलोनाइजेशन हुआ वर्ल्ड वाइड, और बहुत सारे कंट्रीज थे जो कोलोनाइज्ड हो चुके थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस जो है गेन की थी, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है हम स्पेशली इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे ये कैसे आए, कैसे इन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बनाया। और तो इंडिया जो है काफ़ी टाइम से 2 मिलेनिया अगो से, यानी कि इनफैक्ट हमारे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, द वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशन से ही हम ट्रेड करते हुए आ रहे हैं ना, ग्रीक्स के साथ, रोमन्स के साथ, तो 2000 साल पहले से हम तो जो है ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। इंडियन गुड्स जैसे कि स्पाइसेस है, कॉटन है, आइवरी है, जेम्स हैं, सैंडलवुड है, टीक वुड है, और स्टील है, ये सारे, इसके अलावा और भी जो कमोडिटीज़ वगैरह हैं वो सारी बहुत फेमस है मेडिटेरियन वर्ल्ड में। मेडिटेरियन सी आपने देखा होगा ना, यहाँ नीचे फिर आपका अफ्रीका आ जाता है, ऊपर यूरोप है, और यहाँ पे ये मिडल ईस्ट आप इसको बोल सकते हैं, ओके। तो ये मेडिटेरियन आपका सी है, तो इसके आसपास जो है बहुत हमारे इन सारी चीज़ों का जो है ट्रेड चलता था, ठीक है। अनटिल 16th सेंचुरी, 1600 ईस्वी से पहले की हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि 1600 में क्या आ गया था, जो यूरोपियंस थे, जो यहाँ वाले जो लोग थे, इन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और इंडिया जो है एक वाइब्रेंट जो है इकोनॉमी थी, कल्चरल पावर हाउस था,
और इनफैक्ट एक अंगस मेडिसन नाम के इकोनॉमिस्ट थे, वो तो ये बोलते हैं कि इंडिया कंट्रीब्यूटेड एट लीस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, कि 1/4 ऑफ वर्ल्ड की जीडीपी जो है वो उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता था ड्यूरिंग द होल पीरियड, और मेकिंग इट वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ग्लोबली अलोंगसाइड। तो इंडिया और चाइना को एक साथ अगर हम देखते हैं तो मतलब दोनों बराबर का जो है वो पे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और इंडिया अलोन जो है 1/4 इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की जीडीपी की वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड क्या हुआ, बहुत सारे जो यूरोपियंस थे उन्होंने इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, और इंडिया में जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया है एज फ्लरिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, डाइवर्स एग्रीकल्चरल आउटपुट, एक्सटेंसिव इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेडिंग नेटवर्क्स। ये सब यूरोपियन ट्रैवलर्स ने ही बोला है ना। जैसे हमने दोमियागो प्याज देखा था जो कि आपका विजयनगर एम्पायर में आया था, वो हम्पी के बारे में बोल रहा था कि भैया ऐसी तो मतलब बिल्कुल रोम के जैसे है ना। रोम एक बहुत ही बड़ी से एडवांस्ड सिटी होता था, तो उसने कंपेयर किया था हम्पी को रोम से, कि हम्पी में इतने अबंडेंस है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम मांगो और ना मिले हम्पी के अंदर, है ना। तो इतना कुछ था इंडिया के अंदर उस टाइम पे, और शायद यही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी जो कॉलोनियल एम्बिशंस लेके यूरोपियन आए थे उनको अट्रैक्ट किया, इंडिया को एज ए टारगेट उन्होंने लेके चला, क्योंकि इतना इकोनॉमिकली प्रोस्पर था इंडिया। ठीक है, चोरी भी उन्हीं के घर में होते हैं ना, जहाँ पे चोरी या फिर लूटा जाता है किसी को, तो उन्हीं को ना जिनके पास पैसे होंगे। तो ये जो थे भिखारी लोग, ये इसीलिए इंडिया में आए थे क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसीलिए लुटेरे यहाँ पे आए थे। तो फर्स्ट अगर हम बात करके चलें कि कमर्शियल लेवल पे, तो एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर और नेविगेटर था वास्को डी गामा, जो कि इंडिया के अंदर अराइव किया था कोझिकोड केरला के अंदर 1498 में। ठीक है, मई 1498 में, और यहाँ से जो है बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन इंडिया हम बोल सकते हैं। तो ही वॉज वेल रिसीव्ड। ओके, लेकिन उसके एग्रेसिव वेज थे जो कि लोकल जो रूलर्स थे उससे उनकी बात बनी नहीं। ठीक है, फिर वो 4 साल बाद फिर से आया, और उसके बाद वहाँ पे उसने मतलब वो वहाँ पे आया, उसने इंडियंस कुछ इंडियन मर्चेंट्स को पकड़ा, टॉर्चर किया और उनको मार दिया। ठीक है, इनफैक्ट कैलिकट में बम्बार्डमेंट भी उसने की। और 1510 में अगर हम बात करें, 1510 में जो है गोवा को कैप्चर कर लिया इन्होंने, कि इन्होंने पुर्तगीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद जो है गोवा जो इनके कैपिटल भी बनी गई थी, उनकी कॉलोनी की कैपिटल। इनफैक्ट आपको पता होगा गोवा जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी टाइम के बाद जो है एज ए स्टेट गोवा को हमने माना है, और पुर्तगीज़ बहुत लेट तक यहाँ पे थे, है ना। आज भी वो कल्चर आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट इन्होंने बना ली अपने, बेसिकली मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत सारी जो इन्होंने अपनी पोस्ट बना ली थी। ट्रेडिंग पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा काटा सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, है ना, पिछले वाले चैप्टर में भी, कि भाई जो मराठेस थे उनके साथ जो है इनका टसल चला था, क्योंकि पुर्तगीज बोलते थे कि जो भी अगर तुम शिप वगैरह लेके जा रहे हो, जितने भी मर्चेंट्स थे उनको बोलते थे कि तुम पास दिखाओ, अगर पास नहीं है तो फिर ये उनके शिप को जो है सीज कर लेते थे, उनको लूटते थे, खसोटते थे और मना करते थे कि तुम जो है ट्रेड नहीं कर सकते। मराठा बोले भैया तुम कौन हो, हमारे लैंड पे बैठे हो, हमें बता रहे हो कि तुम जो है पास मांगोगे हमसे। मराठा ने इनसे पास मांगने स्टार्ट कर दिए कि तुम दिखाओ पास, तो हम हैं यहाँ के बादशाह, है ना। तो ये टसल हमें देखने को मिला था। फिर मराठाओं को पायरेट्स बोल दिया था इन्होंने, है ना, लास्ट चैप्टर में ये हमने पढ़ा है। उसके बाद जो है कार्टाज एक सिस्टम था जो कि अरेबियन सी में जो भी शिप्स जो हैं आते जाते थे ट्रेड के लिए, तो ये उनको पुर्तगीज से परमिट लेना पड़ता था नेविगेशन के लिए। ठीक है, तो यस दिस वाज इट।
उसके बाद जो है ये जो पास सिस्टम था ना, इसने जो है इनकी जो नेवल डोमिनेंस है ना, इसको बढ़ा दिया और फिर मोनोपोलाइज हो गया क्या, स्पाइसेस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप नियरली फॉर सेंचुरी। फिर ये यहाँ पे ऐसे जम गए एक एक सेंचुरी तक। उसके बाद जो है बेसिकली मोनोपोलाइजेशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटिटी, कोई भी, वो जो है आपसे ट्रेड कर रही है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप जैसे इकोनॉमी का फिनोमेना है, वैसे तो ये एक कंसेप्ट है, फिनोमेना है क्या, मोनोपोली की आप बात करते हैं तो मोनोपोली होती है सिर्फ एक ही कंपनी जो है वही, उसी के पास एक पर्टिकुलर टाइप के आइटम्स है और वो बेच रही है, उसके कंपटीशन में कोई नहीं खड़ा है। ठीक है, दिस इज़ मोनोपोली। तो इंडिया की जो स्पाइसेस का जो ट्रेड था, तो उसमें जो ये यूरोपियन थे उन्होंने जो है मोनोपोली जो है स्थापित कर ली थी, मतलब इनके अलावा और कहीं हमारा स्पाइस का ट्रेड नहीं चल रहा था। ठीक है, और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन तो इन्होंने करना स्टार्ट कर ही दिया था। उसके अलावा जो है रिलीजियस परसिक्यूशंस भी ये कर रहे थे। ठीक है, गोवा के अंदर इन पे जो है ये लेके आए थे 1560 के अंदर। अब इसका मतलब क्या होता है कि कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च था, तो उसके कुछ अपने चर्च डॉक्ट्रिन जो है उन्होंने बना रखी थी। ठीक है, और सबको जो वो परसिक्यूट करते थे, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, ज्यूज़ हैं, जो भी हैं, और उनको बोलते थे कि क्रिश्चियन बन जाओ तुम। ठीक है, इनफैक्ट जो क्रिश्चियन थे ना, और जो इस डॉक्ट्रिन के अलावा उनकी कोई ओपिनियन होती थी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक दो टाइप के जो हैं आपके चर्च जो हैं आ गए थे, दो टाइप के क्रिश्चियंस में बोलूँगे आपके आ गए थे। प्रोटेस्टेंट वाज लाइक कि भैया खाली जो पॉप जो है वो थोड़ी हमें बताएगा कि मतलब क्या है, देवर लाइक तुम अपने आप जो है बाइबल को लो। प्रिंटिंग मशीन आने के बाद जो है उन्होंने बोला कि तुम बाइबल को अपने आप लो। ठीक है, क्यों ये पोप जो हैं, ये पादरी जो हैं, इनको फादर जिनको वो बोलते हैं ना, फादर सुना होगा आपने, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। ये एक्चुअली बहुत ऐसा धंधा चला हुआ था। हर रिलीजन में ये एक थोड़ा सा होता है, इफ़ यू ब्लाइंड फेथ अगर आप करते हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फिर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये लोग क्या करते थे, कन्फेशन आपने सुना होगा है ना, मूवीज़ में देखा होगा। तो ये क्या करते थे, बहुत सारे पैसे लेके कोई भी इंसान से अगर कोई गुनाह हो जाता, कोई गलती होती, तो कन्फेशन के नाम पे बोलते कि हम भगवान के नुमाइंदे हैं, मतलब गॉड जीसस जो भी जिसको भी मानते हैं, और ये बोलते तुम हमें इतने पैसे लो, और उनको एक लेटर लिख के दे देते कि हाँ ये लो, चलो ठीक है, भगवान से बात हो गई है और उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ऐसे इन्होंने लूट खसोट मचा रखी थी, और फिर पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें बताते थे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसे सब। तो फिर प्रोटेस्टेंट निकल के आए, वो थोड़े से लिबरल काइंड के थे। वो ये बोलते थे कि भैया हम क्यों माने जो ये फादर इनकी बात, हम खुद बाइबल को पढ़ेंगे अपने हिसाब से, और फिर हम देखेंगे कि हमारी जो रिलीजियस जो लिटरेचर है वो हमें क्या बताती है। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट जो उसमें क्या लिखा हुआ हो अपने हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो वो क्रिश्चियंस जो एक्चुअली जो ओरिजिनल फेथ को जो मानते थे, जो क्रिश्चियंस या कैथोलिक क्रिश्चियंस की जो डॉक्ट्रिन थे उसको नहीं मानते थे, तो ये उनको भी मरवाते थे, अदर देन हिंदूज, मुस्लिम, जीव्स वगैरह। और फोर्स्ड कन्वर्जन ये करवा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे हिंदू टेम्पल जो हैं वो मतलब तोड़ दिए गए थे, खराब कर दिए गए थे, डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था उनका। और इसके अलावा और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ जो है नेटिव पॉपुलेशन के अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे थे। और ये गोवा का इंक्विजिशन वाला जो था, तो ये कब लगा था, 1560 में लगा था ये, है ना, 1560 में इन्होंने ये लगाया था। और उसके बाद जो है ख़त्म कब कर रहे हैं ये 1812 में। तो ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 250 साल के बाद, 252 ईयर्स के बाद जो इन्होंने ये प्रताड़ना ख़त्म की थी गोवा के अंदर। ठीक है,